नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं इस विमर्श में जो इस वर्ष नए बच्चे आए हैं बीए प्रथम वर्ष में, उनको इतिहास विषय के अंतर्गत कौन से पेपर पढ़ने होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस वर्ष एमपी हायर एजुकेशन द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बीए कोर्स में लागू किया गया है। सभी स्नातक की प्रथम कक्षाओं में उसे लागू किया गया है। उसका कोर्स निर्धारित कर दिया गया है और पूरा जो सिलेबस है इसका, ये सिलेबस एमपी हायर एजुकेशन के पोर्टल पर अपलोड भी कर दिया गया है। आज मैं यहाँ जो चर्चा करूंगा मैं आज इतिहास विषय जिन बच्चों ने मेजर सब्जेक्ट के रूप में लिया है या माइनर सब्जेक्ट के रूप में लिया है, उनके संबंध में आज मैं चर्चा करूंगा। जिन बच्चों ने इतिहास को मेजर सब्जेक्ट चुना है, यानी मुख्य विषय चुना है, उनके लिए इतिहास 54 क्रेडिट्स का है। यानी जो क्रेडिट सिस्टम इस बार लागू किया गया है CVCS पद्धति के अंतर्गत, उसमें जिन बच्चों ने इतिहास को मुख्य विषय चुना है, मेजर सब्जेक्ट के रूप में चयन किया है, उनके लिए ये 54 क्रेडिट का पेपर रहेगा। और जिन बच्चों ने इतिहास को माइनर सब्जेक्ट के रूप में चुना है, गौण विषय के रूप में, उनके लिए इतिहास के जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं वो 28 क्रेडिट रहेंगे। 28 क्रेडिट पॉइंट का इतिहास का ये वाला पेपर रहेगा जो माइनर सब्जेक्ट है। माइनर सब्जेक्ट के रूप में जो बच्चे इतिहास को पढ़ेंगे वे। और जिन बच्चों ने तीसरे पेपर के रूप में इतिहास को चुना है, यानी वैकल्पिक विषय के रूप में, जेनेरिक सब्जेक्ट के रूप में, या जो चयन करके जिन्होंने अपना पेपर इतिहास को चयन किया है तीसरे पेपर के रूप में, उनके लिए इतिहास 18 क्रेडिट का पेपर रहेगा। यहां मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो मेजर सब्जेक्ट है उसमें आपको 2 पेपर पढ़ने हैं इतिहास विषय में, अभी मैं चर्चा करूंगा। और जो माइनर पेपर है इतिहास का, या जो वैकल्पिक विषय है, उसमें आपको इतिहास का एक ही पेपर पढ़ना है। मेजर सब्जेक्ट वाले विद्यार्थी 2 पेपर पढ़ेंगे और माइनर या वैकल्पिक विषय वाले जो विद्यार्थी हैं, जिन्होंने इतिहास को वैकल्पिक विषय के रूप में लिया है या गौण विषय या माइनर सब्जेक्ट के रूप में लिया है, वो इतिहास का सेकंड पेपर पढ़ेंगे। जो हम मेजर में सेकंड पेपर पढ़ेंगे, वही माइनर और वैकल्पिक विषय में जो बच्चों ने उस पेपर को लिया है वो अकेला एक पेपर पढ़ेंगे। माइनर के लिए इसके क्रेडिट पॉइंट्स जो हैं वो 28 हैं और वैकल्पिक विषय के लिए, जेनेरिक सब्जेक्ट के लिए इतिहास के क्रेडिट पॉइंट्स 18 हैं। तो आज हम यहां चर्चा करते हैं, यहां मैं सिलेबस पे आप पे चर्चा करूंगा। इस वीडियो में आपसे सिलेबस पे चर्चा करूंगा। तो मेजर सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है, माइनर सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चूंकि इस वर्ष न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है, बीच में कोविड के चक्कर में, कोविड के कारण महाविद्यालय काफी समय बंद रहे, काफी काम प्रभावित हुए हैं, इसलिए समय पे इसकी बुक्स अवेलेबल भी नहीं है। हालांकि शासन स्तर पर प्रयास जारी हैं और बहुत जल्द बच्चों के हाथों में किताबें भी होंगी। लेकिन जब तक किताबें नहीं हैं, हम विभिन्न अन्य माध्यमों से अपना अध्ययन जारी रखें, क्योंकि अब आपको सीसी वगैरह भी देना होंगे। उनके बारे में भी मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इससे पूर्व में भी मैंने वीडियो में चर्चा की है कि किस प्रकार से हमारी परीक्षा की पद्धति रहने वाली है और कैसे बच्चे सीसी और अन्य काम करेंगे। तो आप चाहें तो पुराने वीडियोज में न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड जो मैंने वीडियो डाले, उसमें आप परीक्षा का सिस्टम क्या रहने वाला है उसको आप देख सकते हैं। एक बात और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, सभी बच्चों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं इतिहास विमर्श में, आप इस वीडियो को पूरा देखें। यह वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, इसका लाभ आपको होने वाला है, इसलिए आप इसे आधा अधूरा न देखें। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इस वर्ष बीए की परीक्षा में प्राइवेट रूप से बैठेंगे, स्वाध्यायी छात्र के रूप में बैठेंगे। अभी जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है लेकिन वे प्राइवेट छात्र के रूप में परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए भी परीक्षा इसी तरह से होगी, उसका पैटर्न ऐसा ही रहेगा, यही सिलेबस रहने वाला है।
मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास को आप यदि अपना चयन करते हैं पेपर के रूप में, तो बिल्कुल यही पद्धति आप पर भी लागू होगी। केवल एक अंतर यह रहेगा प्राइवेट वालों में कि उनको सीसी नहीं देने हैं, उनको केवल पेपर देना होगा। उनके लिए पूरे 100 नंबर का पेपर आएगा, और जिन बच्चों ने रेगुलर एडमिशन लिए हैं किसी भी कॉलेज में, उनको 75 नंबर का पेपर आएगा और 25 नंबर के सीसीई हैं जो क्लास में उनको देने हैं। उन पर भी हमने चर्चा पहले भी की और आगे भी करेंगे। तो आज हम बात करते हैं कि आपके जो पहला पेपर है मेजर सब्जेक्ट इतिहास, उसमें हमें पढ़ना क्या है। मैं यहां स्क्रीन पर आपको उस सिलेबस की कुछ उसकी कॉपी पेस्ट भी दिखाऊंगा। आप चाहें तो उससे उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या आप उसे लिख भी सकते हैं। और लिखने से एक बात मैं आपको बता दूं, इस वर्ष से परीक्षा का जो सिस्टम चेंज हुआ है उसमें आपको केवल 2 घंटे परीक्षा के लिए मिलने वाले हैं, केवल 2 घंटे। तो आपको 2 घंटे में अपनी पूरी बात करनी है। तो आइए हम चलते हैं और सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस में है क्या और पेपर का नाम क्या है, क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इतिहास विषय के मेजर सब्जेक्ट के संदर्भ में। मेजर सब्जेक्ट, इसमें हम पढ़ेंगे, इसका पेपर का नाम है आइडिया ऑफ भारत, यानी भारत के संबंध में हमें यह पेपर पढ़ना है। इसमें जो यूनिट विभाजित की हैं उन यूनिट्स के संदर्भ में मैं चर्चा करता हूं। पहला जो आपकी यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, उसमें भारतवर्ष की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया, यह हमें पढ़ना है। भारतवर्ष की अवधारणा क्या है, अवधारणा के बारे में भी हम चर्चा आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। और जो बच्चे क्लास में आते हैं मैं उनसे चर्चा करता रहता हूं, लेकिन जो बच्चे केवल ये वीडियो देख रहे हैं, इतिहास विमर्श देख रहे हैं, उनके लिए मैं आगे आने वाले समय में कुछ और वीडियो लेके आऊंगा इन्हीं विषय पे, इतिहास के विषय पर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया ये पहली यूनिट है और इसमें हमें पढ़ना है भारतवर्ष को समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, भारतवर्ष क्या है इसको समझना। इसके जो अन्य अन्य चैप्टर हैं, इसी में हम पढ़ेंगे भारत के पर्यायों की शाश्वतता, इंटरनिटी ऑफ सिनेमस इंडिया, यानी जो सिनेमेम्स इंडिया है उसकी इंटरनिटी क्या है उसको हम इसमें जानेंगे। तीसरा इसमें चैप्टर है समय और अंतरिक्ष की भारतीय अवधारणा, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। चौथा इसमें चैप्टर है भारत की इतिहास दृष्टि, इंडियन व्यू ऑफ हिस्ट्री। पांचवा इसमें चैप्टर है भारतीय साहित्य का गौरव और इसके अंतर्गत है वेद, वेदांग, उपनिषद, महाकाव्य, जैन एवं बौद्ध साहित्य, स्मृति एवं पुराण ग्रंथ आदि, ये सब इसके अंतर्गत आने वाले हैं। ये हमें पढ़ना है। द ग्लोरी ऑफ इंडियन लिटरेचर, इसके बारे में हमें इस यूनिट में चर्चा करनी है। तो इस प्रकार से ये पहली यूनिट कंप्लीट होती है। अब दूसरी यूनिट देख लेते हैं। दूसरी यूनिट में हमें पढ़ना है भारतीय ज्ञान परंपरा, कला एवं संस्कृति, इंडियन नॉलेज के संदर्भ में हमें जानकारी लेनी है। जो नॉलेज का ट्रेडिशन है आर्ट एंड कल्चर के संदर्भ में, उसके बारे में हमें इस यूनिट में पढ़ना है। तो इसमें हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे भाषा और लिपि का विकास, और इसमें ब्राह्मी लिपि है, खरोष्ठी लिपि है, पाली और प्राकृत लिपि है, संस्कृत है और तिगलरी, यह भी एक लिपि है। ये भारत की प्राचीन लिपियां हैं, इनके संदर्भ में हम जानेंगे। एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर इसमें है भारतीय कला एवं संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। तो इसमें हम पढ़ेंगे जो कला संस्कृति की, इंडियन आर्ट एंड कल्चर का जो मुख्य फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम इस यूनिट में, इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। तीसरा इसका जो चैप्टर है वो है भारतीय शिक्षा प्रणाली, इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो भारतीय शिक्षा प्रणाली क्या है, किस तरह काम करती रही है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। इसके बाद है भारतीय शौर्य की नैतिक परंपरा, द एथिक्स ऑफ इंडियन वैलर। तो इसके संदर्भ में हमें जो उसकी भारतीय शौर्य गाथाएं हैं उसके बारे में, उनकी क्या परंपरा रही है, उसके बारे में इस यूनिट में हम जानेंगे। अब हम थर्ड यूनिट की बात करते हैं। थर्ड यूनिट का जो मुख्य विषय है वो धर्म दर्शन और वसुधैव कुटुंबकम,
ये विषय बनाया हुआ है। यानी जो इंडियन फिलॉसफी है, धर्म है और वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है उसको हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। और इसके जो अध्याय हैं उन अध्याय पे हम चर्चा कर लेते हैं कि उनमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो उसमें हम पढ़ेंगे धर्म और दर्शन की भारतीय अवधारणा, यानी ये धर्म दर्शन जो है इसकी भारतीय अवधारणा क्या है, ये हम इस यूनिट में जानेंगे पहले चैप्टर में। इसमें इंडियन परसेप्शंस ऑफ धर्म एंड फिलॉसफी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगला इसमें चैप्टर है वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत, मनुष्य, परिवार, समाज और विश्व, इसको सबको लेके। वसुधैव कुटुंबकम जब हम कहते हैं तो पृथ्वी पर बसने वाले जितने भी लोग हैं वो सब हमारे कुटुंबीजन हैं, ऐसा ये भाव जाता है। और इसको हमें इसमें पढ़ना है। वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम है इंडियन कल्चर के अंतर्गत, वो क्या है, तो वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। इसके अलावा तीसरा चैप्टर इस यूनिट का रहेगा, थर्ड यूनिट का, राजनीति और शासन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। जो भारत में पॉलिटी और गवर्नेंस रही है प्राचीन भारत में, वो कैसी रही है, उसके संदर्भ में हम इस यूनिट में चर्चा करेंगे, थर्ड चैप्टर में। और इस यूनिट का जो चौथा चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे जनपद और ग्राम स्वराज की अवधारणा। जो भारत की अवधारणा है ग्राम स्वराज को लेके, वो अवधारणा क्या है जनपद काल से लेके और बाद के काल तक। तो इसमें हम पढ़ेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ जनपद एंड ग्राम स्वराज, इसको हम इसमें पढ़ेंगे। तो ऐसे 3 यूनिट हो जाती हैं। 5 यूनिट का एक पेपर है आपका। अब चौथी यूनिट पे हम चर्चा करते हैं। जो आपकी चौथी यूनिट है, चतुर्थ इकाई, वो क्या है, उसमें हमें पढ़ना क्या है। तो उसमें हम पढ़ेंगे विज्ञान, पर्यावरण और चिकित्सा विज्ञान, जो भारत के संदर्भ में है, क्योंकि हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो साइंस, एनवायरमेंट एंड मेडिकल साइंस, इसके बारे में हम भारतीय संदर्भ में पढ़ेंगे। इसमें पहला चैप्टर है प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इन एंशिएंट इंडिया। जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो एंशिएंट पीरियड में क्या थी इंडिया में, उसके संदर्भ में हम इसमें चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे इसको। दूसरा चैप्टर इसमें है पर्यावरण संरक्षण, जिसका भारतीय दृष्टिकोण, पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत में प्राचीन काल में क्या किया गया, उसका क्या दृष्टिकोण था। तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और इसके लिए इंडियन व्यू क्या है, उसका क्या दृष्टिकोण है, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में चर्चा करनी है। इसमें अगला चैप्टर है स्वास्थ्य जागरूकता जीवन विज्ञान के संदर्भ में। तो हेल्थ, जो कॉन्सेंसनेस, हेल्थ के संदर्भ में जो कॉन्सेंस है भारत में, वो क्या है, वो कैसे उन्होंने काम किया है, वो सब हमें इसमें पढ़ना है। लाइफ साइंस के संदर्भ में भारत में किस प्रकार से हेल्थ के प्रति जागरूकता रही है और उसके संदर्भ में आयुर्वेद, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, ये कैसे काम करती थी, नेचुरोपैथी कैसे काम करती थी, आयुर्वेद कैसे काम करती थी, या योगा के आधार पर किस प्रकार से लोग अपने जीवन को स्वस्थ रखते थे, इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है भारत के संदर्भ में। और अगला इसमें जो लास्ट चैप्टर है चौथी यूनिट का, वो है भारतीय अंक प्रणाली और गणित, क्योंकि भारत ने ही विश्व को शून्य और दशमलव प्रणाली दी है। तो वो क्या प्रणाली है, वैदिक गणित क्या है, भारत का ट्रेडिशन क्या है, उस संदर्भ में हमें इसमें पढ़ना है। इंडियन जो सिस्टम था मैथमेटिक्स के संदर्भ में और इस पूरे संदर्भ में, वो हमें इस यूनिट में पढ़ना है। तो इस प्रकार 4 यूनिट हो गई जो मेजर सब्जेक्ट है उसकी। और मेजर सब्जेक्ट जो हिस्ट्री लिया है जिन बच्चों ने, उसमें अब 5वीं यूनिट के बारे में मैं आपको और चर्चा करता हूं। इसमें है भारतीय आर्थिक परंपराएं, जो हमें पढ़ना है, भारतीय आर्थिक परंपराएं, इंडियन इकोनॉमिक ट्रेडिशन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला चैप्टर इसमें है भारतीय आर्थिक विचार, इंडियन इकोनॉमिक थॉट, ये हम पढ़ेंगे। इसमें भूमि, वन एवं कृषि की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर, इसके बारे में भी हमें यहां चर्चा करनी है इस चैप्टर में। तीसरा इसमें जो पेपर अध्याय है, जो चैप्टर है तीसरा, वो है उद्योग, अंतर्देशीय व्यापार और वाणिज्य। भारत में किस प्रकार के उद्योग थे या अंतरराष्ट्रीय ट्रेड उस समय क्या था, उसके संबंध में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया इंडस्ट्री और जो उसका ट्रेड है, अंतरराष्ट्रीय ट्रेड है वो, और उसका कॉमर्स, वाणिज्य, वो क्या है, उसके संदर्भ में हमें यहाँ चर्चा करनी है। और इसका चौथा जो चैप्टर है, 5वीं इकाई का चौथा चैप्टर, वो है
समुद्री व्यापार यानी मैरीटाइम ट्रेड, यानी समुद्र के माध्यम से कैसे व्यापार किया जाता था, ये हम इस 5वीं यूनिट में जानेंगे। तो ये ओवरऑल जो पेपर है ये भारत के संदर्भ में है, आइडिया ऑफ भारत ऐसे इस पेपर का नाम है। तो इस पेपर में हम ये पढ़ेंगे। अब मैं बात करता हूं आपको जो माइनर सब्जेक्ट के रूप में जिन बच्चों ने इतिहास को चुना है उनके लिए, जिन्होंने तीसरे पेपर के रूप में इतिहास को अपना एक विषय चुना है, एक पेपर चुना है उनके लिए, प्लस जिन बच्चों ने मेजर सब्जेक्ट के रूप में इतिहास चुना है वे सेकंड पेपर के रूप में जिस पेपर को पढ़ेंगे उनके लिए। तो ये तीनों को सेकंड पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे वो बच्चे मेजर सब्जेक्ट लें, चाहे माइनर सब्जेक्ट लें, और चाहे वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास को चुने, उनको तीनों को ही ये सेकंड पेपर पढ़ना है। तो इस पेपर में क्या पढ़ना है ये मैं आपसे और थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। आप इस वीडियो को बराबर पूरा देखना। ये पूरा टेक्निकल पेपर है, ये पूरा तकनीकी इतिहास है। तो इसमें अगर टेक्निकल हिस्ट्री में आप थोड़ा भी गड़बड़ करें, इसे याद करने से याद नहीं होगा, इसको समझने से समझा जा सकता है। और इतिहास ऐसी चीज है, ये हम जानते हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात में रटी और सुबह सफा। तो हमें सफा नहीं करना है, क्योंकि हमें इसके बारे में पेपर देना है, और न सिर्फ पेपर देना है, अपने ज्ञान का भंडार बढ़ाना है। हमें ये जानकारी लेनी है कि भारत क्यों महान था, भारत की जो श्रेष्ठता है वो किस आधार पे है। तो इतिहास पढ़ के ही हम उस श्रेष्ठता को जान सकते हैं। एक छोटी सी चर्चा मैं आपसे ये करूं कि जो महाभारत है, महाभारत में एक जगह एक युक्ति मिलती है कि इतिहास की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन के नष्ट होने पे कुछ भी नष्ट नहीं होता, परंतु इतिहास के नष्ट होने पर विनाश निश्चित है। तो हमें इतिहास को संजोना है, संवारना है और उसको समझ के पढ़ना है, क्योंकि हम इतिहास के आधार पर ही अपने भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने क्या किया, कैसे उपलब्धियां हासिल की और किन कारणों से हमें बीच में पराजय मिली या हम पराभव की ओर बढ़े, वो सारी की सारी चीजें हम इतिहास के माध्यम से ही समझ सकते हैं, जान सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आप देखते रहिए इतिहास विमर्श को लगातार। और एक बात और भी कहूंगा, यदि आपके कुछ ऐसे मित्र हैं जो कहीं भी पढ़ रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी पढ़ रहे हैं, रेगुलर या प्राइवेट जो देने वाले हैं, तो आप इस इतिहास विमर्श को उनके साथ शेयर करें, इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का लाभ लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी मिले। क्योंकि बहुत से कॉलेजेस में टीचर्स को भी फर्स्ट पेपर के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, और जो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें तो फैकल्टी ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में नुकसान बच्चे का नहीं हो। तो यदि आप किसी को जानते हैं या जो बच्चे इस बार बीए फर्स्ट ईयर में इतिहास विषय लेकर मेजर, माइनर या वैकल्पिक विषय लेकर पढ़ रहे हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे सभी बच्चों को इसका लाभ मिले। तो मैं अब सेकंड पेपर के बारे में चर्चा करूंगा कि आपको सेकंड पेपर क्या पढ़ना है। मेजर सब्जेक्ट के रूप में सेकंड पेपर, माइनर सब्जेक्ट के रूप में एक पेपर, और जेनेरिक सब्जेक्ट या वैकल्पिक विषय, इलेक्टिव विषय के रूप में एक पेपर जिन्होंने इतिहास को चुना है वे क्या पढ़ेंगे। तो इसमें इस पेपर का नाम है प्राचीन भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, और इसमें टाइम पीरियड है प्रारंभ से लेके 1205 ईस्वी सन तक, अर्ली हिस्ट्री वहां से लेके 1205 ईस्वी तक का इतिहास हमें इस पेपर में पढ़ना है। और मैं यहां एक बात और बता दूं, ये दोनों पेपर भी 100-100 नंबर के ही होंगे। जैसे हम मेजर सब्जेक्ट में पहला पेपर 100 नंबर का था, मेजर में दूसरा पेपर भी 100 नंबर का होगा, माइनर में एक पेपर जो हम पढ़ेंगे वो 100 नंबर का होगा, और जेनेरिक या वैकल्पिक या इलेक्टिव विषय के रूप में हमने जो इतिहास विषय को चुना है वह भी 100 नंबर का होगा। तो पेपर 100 ही नंबर का आएगा। क्रेडिट पॉइंट्स उनके अलग अलग हैं, क्योंकि उसमें हमने देखा 54 क्रेडिट का है जो मेजर सब्जेक्ट जिन्होंने इतिहास लिया है, माइनर जिन्होंने इतिहास को चुना है उनका 28 क्रेडिट है, और जिन्होंने वैकल्पिक या जेनेरिक सब्जेक्ट के रूप में, इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में इतिहास को चुना है एक पेपर के रूप में, उनके लिए 18 क्रेडिट का ये पेपर है। तो आप देखते रहिए। और इस पेपर में हमें क्या पढ़ना है इसको भी जान लीजिए। बहुत से बच्चों के पास सिलेबस नहीं है, कई बच्चों ने मुझे व्यक्तिगत भी कहा, मैंने अपनी क्लास में बच्चों को सिलेबस दिया है, लेकिन मैं अब और बच्चों के साथ संपर्क नहीं साध सकता, तो इसलिए मैं इतिहास विमर्श के माध्यम से उनके पास ये सिलेबस लेके आ रहा हूं। आप इस सिलेबस की तैयारियां करें। आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके मेरे से चर्चा कर सकते हैं।
तो अब चर्चा करता हूं मैं सेकंड पेपर की। तो इसमें हम जो फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे वो है प्राग ऐतिहासिक आदि ऐतिहासिक काल का भारत, यानी प्री एंड प्रोटो हिस्टोरिकल जो इंडिया है उसके बारे में हम इस चैप्टर में, इस यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे इतिहास का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, भारत की भौगोलिक स्थिति, प्राग ऐतिहासिक भारत, पाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्राश्म युगीन संस्कृतियां। यानी इसमें आपको सारी चीजें पैलियोलिथिक पीरियड से लेके ताम्राश्म युगीन संस्कृति तक आपको पढ़ना है, सारा का सारा। ताम्राश्म युगीन माने सिंधु घाटी सभ्यता तक आपको इसमें पढ़ना है और इसकी हम चर्चा आगे करेंगे। आप बिल्कुल घबराएं नहीं, बहुत धैर्य से और बड़े धीरे धीरे आपके सब समझ में आएगा। मैं ऐसा विश्वास रखता हूं, मुझे मालूम है कि आप इसको समझ पाएंगे, कोई बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो इसमें हम पढ़ेंगे सरस्वती सिंधु सभ्यता के संदर्भ में, उसका उद्भव और विकास कैसे हुआ और सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इस बारे में हमें इस यूनिट में पढ़ना है। इसी में हम इसके आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में भी चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था और सामाजिक जीवन कैसा था, तो उसके बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे। सिंधु जो घाटी सभ्यता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जिसको हम कहते हैं, इसकी नगर योजना क्या थी, उस नगर योजना के बारे में भी हम समझेंगे। ये सबसे प्राचीन डेवलप संस्कृति थी और जिसके प्रमाण हमें मिले हैं भारत से, बहुतायत में इसके प्रमाण मिले। हम जब अगली वीडियो में चर्चा करेंगे तो हम इस पे आपसे बातचीत करेंगे और आगे और बात करेंगे। तो ये पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति, जो वैदिक काल है, वैदिक काल के बारे, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इसके बारे में भी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल, इसकी राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक क्या व्यवस्थाएं, इनके बारे में हम इस यूनिट में अध्ययन करेंगे। दूसरी यूनिट जो है सेकंड यूनिट, उसके बारे में, जो सेकंड इकाई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे हम मौर्य एवं मौर्योत्तर काल, यानी मौर्यों के समय का भारत और मौर्यों के बाद का भारत कैसा था, उसमें कौन कौन सी डायनेस्टी काम कर रही थी, कौन कौन सी डायनेस्टी शासन कर रही थी, उन्होंने क्या किया, उस संदर्भ में हम इसमें चर्चा करेंगे। इसमें हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो महाजनपद काल है और गणराज्य हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। 16 महाजनपद और गणराज्य, उनके बारे में हम 4 गणराज्य थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर भारत में धार्मिक क्रांति, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास, ये पढ़ेंगे। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे। सिकंदर का भारत पर आक्रमण और उसके प्रभाव क्या रहे, यह भी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। मौर्य राजवंश की स्थापना कैसे हुई, वह हम इसमें जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य और उसका प्रशासन कैसा था, अशोक, उसका प्रशासन कैसा था, और अशोक का जो धम्म है, धम्म माने अशोक ने धर्म अभिलेख लिखाए थे, वो धर्म अभिलेख क्या हैं, कैसे लिखाए, उसमें क्या चीज लिखा हुआ है, ये सब आपके परीक्षा में आने वाला विषय है, तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे और पढ़ना है हमें इसमें। मौर्यकालीन संस्कृति कैसी है, उस काल का जो स्थापत्य है वो कैसा है, स्थापत्य माने उनकी कला का क्या व्यवस्था थी, उन्होंने किस तरह से भवन विन्यास या मूर्ति कला और अन्य चीजें उसके समय में जो निर्मित हुई वह कैसी थी। जो हम अशोक के स्तंभ में देखते हैं 4 शेर, जो अभी भारत सरकार ने अपना मुख्य चिन्ह बनाया है, जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी की कार के आगे लगता है, या हमारे सेनापतियों के, जो हमारे सैनिक हैं, जो सेना के प्रमुख हैं, तीनों सेनाओं के, जल थल और नभ सेना के, उनके भी जो चेस्ट पे रहता है अशोक चिन्ह, वह उस काल की जो मौर्य काल की जो स्थापत्य कला है या मूर्ति कला है उसके प्रतिबिंब है, उसी का प्रतीक है। तो वह कैसी है वह भी हम इसमें पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे शुंग वंश के संदर्भ में। पुष्यमित्र शुंग, अशोक के बाद उसका प्रादुर्भाव हुआ भारत में, उसने क्या किया, उसका किस तरह से भारतीय इतिहास में योगदान रहा, उसकी क्या उपलब्धि हैं, वो हम द्वितीय यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसी में हम पढ़ेंगे सातवाहन काल, गौतमीपुत्र सातकर्णी इत्यादि के बारे में हम जानकारी लेंगे कि सातवाहनों का क्या योगदान रहा प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में, तो वह हम पढ़ेंगे, उनकी उपलब्धियां पढ़ेंगे। साथ में शक क्षत्रप जो थे, उन्होंने किस प्रकार से भारत में शासन किया या शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाया, उसके बारे में भी हम इसी दूसरी यूनिट में पढ़ने वाले हैं। इसी यूनिट में हम कुषाण वंश के बारे में भी पढ़ेंगे, जो हुविस्क, वासिष्क, कनिष्क, ये 3 इस वंश के प्रमुख शासक हुए, तो उनका किस प्रकार से शासन उन्होंने भारत में किया और कैसे 1ली शताब्दी ईस्वी के बाद भारत में
कई सारे परिवर्तन हुए, वो सब हम इस कुषाण काल के अंतर्गत पढ़ेंगे, उनकी उपलब्धियों के बारे में भी और साथ में गांधार और मथुरा कला के बारे में भी कि मथुरा शैली और गांधार शैली की कलाएं किस तरह से विकसित हुई इस कुषाण काल में, वो भी हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। और तीसरी यूनिट जो सेकंड पेपर है उसमें हम जो अध्ययन करेंगे वो गुप्त काल के संबंध में और हर्षवर्धन के संदर्भ में हम इसका अध्ययन करेंगे इस यूनिट में। तो गुप्त राजवंश की स्थापना क्या हुई, कैसे हुई, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, ये प्रमुख शासक रहे। और भी कई सारे शासक थे लेकिन ये प्रमुख शासक हैं। इनकी क्या उपलब्धियां हैं, किस प्रकार इन्होंने शासन किया, गुप्त संस्कृति क्या है, गुप्त काल को स्वर्णकाल क्यों कहते हैं प्राचीन भारत का, ये हम देखेंगे। और दक्षिण भारत का जो वाकाटक राजवंश था उसके गुप्त राजवंश से क्या संबंध थे, वाकाटक राजवंश का क्या संबंध गुप्तों के साथ रहा, शाकंभरी और विक्रमादित्य, ये इनकी जो उपाधियां थी ये किस प्रकार से कैसे काम किया, ये सारी चीजें और सांस्कृतिक जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य का जो पराभव हुआ वो क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे, जानेंगे। हुनों ने जो भारत पर आक्रमण किया था उस आक्रमण के क्या प्रभाव पड़े वह भी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। और जो हर्षवर्धन है, हर्ष का किस प्रकार से राज्य विस्तार हुआ, उसकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, उसकी कौन सी सांस्कृतिक विशेषता है, तो हर्षवर्धन के बारे में भी हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। वर्धन राजवंश के दो प्रमुख शासक हुए थे, हर्ष और राजवर्धन। तो राजवर्धन के बाद किस प्रकार हर्ष ने भारत में साम्राज्य किया, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम चौथी इकाई के बारे में, फोर्थ यूनिट के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें हम उत्तर भारत के पूर्व मध्यकालीन जो राजवंश हैं उनकी चर्चा करेंगे, उत्तर भारतीय राजवंश के बारे में, जो राजपूत काल हम जिसको कहते हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे राजपूतों की उत्पत्ति, जिसमें उसके उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, राजपूत उनके जो सिद्धांत है उत्पत्ति के, सभी राजपूत राजवंशों की, तो उसके उत्पत्ति के सिद्धांत, कौन कौन से प्रमुख राजपूत राजवंश हैं उनमें से कुछ राजवंशों को हम यहाँ पढ़ेंगे, जिनमें गुर्जर प्रतिहार हैं, चंदेल हैं, परमार हैं, कलचुरी हैं। इनकी इतिहास, संस्कृति और स्थापत्य के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। जो मेहर भोज है, राजा भोज, उसके संदर्भ में हम पढ़ेंगे, उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के संदर्भ में भी हम पढ़ेंगे। तो ये जानकारी हम इस चौथी यूनिट में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं पांचवी और अंतिम इकाई के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में और भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ, क्योंकि हम 1205 तक के इतिहास को अध्ययन कर रहे हैं। तो उत्तर भारत के राजपूत राजवंश के बारे में हमने जाना चौथी इकाई में, और पांचवी इकाई में हम जानेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजपूत राजवंश कौन कौन से थे, तो उनके बारे में हम यहां अध्ययन करेंगे। इनमें दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश थे उनमें पल्लव राजवंश, चालुक्य राजवंश, राष्ट्रकूट, चोल राजवंश, इन सभी की भारतीय इतिहास में क्या इनका महत्व है, इनके क्या सांस्कृतिक और स्थापत्य के संदर्भ में इनके प्रमाण हमें मिलते हैं, और कैसे ये उपलब्धियों भरा समय रहा, उसके बारे में हमें पढ़ना है दक्षिण भारत के संदर्भ में। और इसी में बृहत्तर भारत क्या है, जो सांस्कृतिक भारत की हम बात करते हैं, उसके दक्षिण पूर्व एशिया के साथ कैसे संबंध रहे भारत के इस काल में, वह भी हमें इसमें पढ़ना है। पूर्व एशिया क्षेत्र में किस प्रकार के भारत के सांस्कृतिक संबंध रहे और किस तरह के सांस्कृतिक विस्तार इसमें किया, तो वो हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम भारत पर अरब आक्रमण और उसके प्रभाव के बारे में भी चर्चा करेंगे, इस यूनिट में पढ़ना है हमें, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम, भारत पर तुर्क आक्रमण, उसका प्रभाव, मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, उसके संदर्भ में हमें इस पांचवी यूनिट में पढ़ना है। तो इस प्रकार ये हमारा पूरा सिलेबस हो जाता है, जिसमें हम ये दोनों पेपर पढ़ेंगे, मेजर, माइनर और वैकल्पिक, तीनों का सिलेबस है। इसमें मैं आपको केवल पेपर का छोटा सा सिस्टम बता देता हूं, पूर्व के वीडियो में मैंने चर्चा की है, आप चाहें तो उनको दोबारा देख भी सकते हैं, समझ सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित पूर्व में वीडियो डले हैं, तो आप उनको जरूर देखें, समझें, क्योंकि मैं अब आज केवल सिलेबस पे मैं चर्चा कर रहा हूं। मैं अलग अलग यूनिट पे, अलग अलग टॉपिक पे मैं बाद में आपसे चर्चा करूंगा, को एक ही दिन में सभी कहना संभव नहीं है। इतिहास में सिलेबस बहुत 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 बड़ा है,
ये जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है ये बहुत बड़ा सिलेबस है, तो इसको हल्के में न लें, क्योंकि लिखना आपको है 2 घंटे मिलेंगे आपको परीक्षा के लिए। इसमें आपको जो रेगुलर विद्यार्थी हैं उसको 25 नंबर के उनके सीसी ही हैं, जो आप अपने क्लास टीचर से अपने टॉपिक लेंगे, वो आपको 2 बार सीसी देंगे। वो लिखित में भी ले सकते हैं, ओपन बुक प्रणाली से भी ले सकते हैं, आपसे पूछ के भी ले सकते हैं। तो पहला सीसी आपका 13 नंबर का होगा, दूसरा सीसी आपका 12 नंबर का होगा। ऐसे 25 नंबर के सीसी जो हैं वो आपके कॉलेज लेवल पर ही होंगे। प्राइवेट स्टूडेंट के लिए कोई सीसी नहीं है, वो सीधे 100 नंबर का पेपर ही देगा। परीक्षाएं एक साथ होंगी प्राइवेट और रेगुलर की। तो अब आ जाते हैं हम उसके किस तरह से पेपर आएगा। पेपर में 3 अति लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये 3 जो अति लघु उत्तरी प्रश्न हैं ये 3-3 नंबर के होंगे, यानी टोटल 9 नंबर के ये 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। हो सकता है 1 लाइन का हो सकता है यस और नो वाला हो, या खाली स्थान की पूर्ति करके उसको करें। तो ये 3 पेपर प्रश्न होंगे 9 नंबर के। इसके बाद लघु उत्तरी शॉर्ट आंसर के रूप में आपके पास जो आएगा वो आएंगे 4 क्वेश्चन, और ये होंगे 9 नंबर के। तो इस तरह 36 नंबर के ये प्रश्न होंगे 9 नंबर के। इनको आपको मिनिमम 100 शब्दों में, इसकी शब्द सीमा जो होगी लघु उत्तरी की, इस विशेष ध्यान दें, लगभग 100 शब्दों में आपको लिखना होगा। अभी पेपर का पैटर्न सामने नहीं है, लेकिन लगभग इतने का आएगा। तो लघु उत्तरी में आपको लगभग 100 शब्दों में 4 क्वेश्चन हल करने हैं। और तीसरा जो टाइप है इसका वो है दीर्घ उत्तरी, लॉन्ग आंसर, और वो आपको 2 लिखने हैं 15-15 नंबर के, और ऐसे 30 नंबर के ये हो गए। टोटल मिलाएंगे तो 75 नंबर का ये पेपर है। जो 15-15 नंबर के आंसर हैं वो हम कम से कम 700 और 800 शब्दों में लिखें। ऐसी आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप ये आंसर लिखते समय कम से कम 700 और 800 शब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि लॉन्ग आंसर है, 15 नंबर का है। आपसे अपेक्षा भी ज्यादा है कि आप उस जो भी प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी परीक्षक को दें, जिससे आपको अच्छे अंक मिलें और आप अच्छे अंकों से पास हों। क्योंकि ये विश्वविद्यालय लेवल की परीक्षा है, और इसमें आगे आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो आपकी शोध की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस हैं, वो सारे चेंजेस के बारे में मैंने पूर्व में वीडियो में चर्चा की है। आप चाहें तो उसको देखें, आपको देखना चाहिए भी, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपके लिए, आपका इस पे प्रभाव पड़ने वाला है, अच्छा और बुरा। इसलिए आप इसको जरूर देखें, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। पूर्व वीडियो भी हैं, अगर आपको लगता है कि जानकारी उनको देना चाहिए तो आप वो जानकारी भी शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं उनको लाभ मिले। क्योंकि कॉलेजेस में अभी जो पढ़ाई शुरू हुई है, कोरोना की दूसरी लहर, तीसरी लहर भी अब शुरू हो रही है, उसके बारे में चर्चाएं होने लगी हैं। एक नया एक प्रभाव आ रहा है, और दोबारा हम लॉकडाउन की ओर न बढ़े, इसलिए हमें मास्क लगातार पहनना चाहिए, अपने हाथ सैनिटाइज करते रहना चाहिए, धोते रहना चाहिए। एक छोटी सी डिस्टेंस हम आपस में बना के चलें, जिससे हम स्वस्थ रहें। व्यर्थ में बाजार में न जाएं। अगर हम कॉलेज जा रहे हैं, क्योंकि 50% का फिर से ऐसा आदेश आ गया है कि 50% लोग ही क्लासेज में जाएंगे, ऑफलाइन परीक्षाएं होंगी इस बार। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि हायर एजुकेशन से स्पष्ट निर्देश हो चुके हैं कि इस वर्ष सभी बच्चों की ऑफलाइन परीक्षाएं होंगी। तो इसलिए आप ऑनलाइन परीक्षा या ओपन बुक प्रणाली की परीक्षा के संदर्भ में पहले से माइंड को आप तैयार नहीं करें। आप लिखने की प्रैक्टिस करें, घर में लगातार लिखें, क्योंकि 2 घंटे में आपको ये सारे प्रश्न हल करने हैं। आपका इसका प्रभाव पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि आपसे आज जो मैंने ये चर्चा की है इस वीडियो में, बहुत से बच्चे मुझसे बहुत दिनों से कह रहे थे कि सर सिलेबस के ऊपर चर्चा करें, क्योंकि हमें सिलेबस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे हैं हमें पढ़ना क्या है। तो मुझे विश्वास है कि आज आपको ये जानकारी मिली होगी कि इन दोनों पेपरों में, मेजर और माइनर और वैकल्पिक में, आपको पढ़ना क्या क्या है, किस प्रकार के आपके पेपर का सेटअप रहेगा, किस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारी जानकारी मैंने इसमें दी है। आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, शेयर करना भी चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। कि हम वसुधैव कुटुंबकम पढ़ रहे हैं पहले चैप्टर में, तो वसुधैव कुटुंबकम यही है कि पूरी पृथ्वी पर बसने वाले हम सब एक ही हैं। एक दूसरे के प्रति हमारे उदार भाव होने चाहिए, जिससे कि हम एक दूसरे की मदद करें आगे बढ़ने में। तो यही कुछ वसुधैव कुटुंबकम जैसा मेरा कुछ सिद्धांत इस इतिहास विमर्श को आपके साथ साझा करने का है, कि जिससे आप लोगों को भी कुछ लाभ मिले।
क्लासेस के अतिरिक्त मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करता रहता हूं। विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न विषयों पर, एनएसएस या अन्य विषयों पर मैं चर्चा करता हूं, आगे भी करूंगा। जिन बच्चों ने अभी तक इतिहास विमर्श को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज अपने लिए, मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चे वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर पूछते हैं कौन सी चैनल थी। आप अपने लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब ही ना करें, बेल आइकन पर जाएं और उसको भी पुश करें, क्योंकि आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन जो इतिहास विमर्श में समय समय पे मैं लाता हूं, चाहे प्रोजेक्ट के संदर्भ में हो, एनएसएस के संबंध में हो या अपने विषय से संबंधित हो, तो वो सारे के सारे आपको समय पर मिलें। इसके लिए आप ऑल के ऑप्शन पर भी जाएं और पूरे वीडियो को पूरे ध्यान से पढ़ें। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप चूक गए तो दोबारा रिपीट करके पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास है, ये आपकी एक निधि बन गई है, ये आपकी संपत्ति है आपकी। तो आप इसको देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दें प्रभु, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं, कोई कमेंट्स करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैंने कुछ दे पाया आप लोगों को। अदरवाइज मुझे लगता है मैं हवा में लठिया चला रहा हूं। तो आप इसको लाइक भी करें। आपके कोई भी अगर ऐसे प्रश्न है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका जवाब वहां दूंगा। या मैं कॉलेज में जाता हूं, क्लास लेता हूं, आप क्लास के दौरान भी मुझसे पूछ सकते हैं, कॉलेज के टाइम में भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मैं फ्री हूं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। अभी मार्केट में बुक्स नहीं है, इसलिए आपको अपनी सामग्री एकत्रित करके पढ़ना पड़ेगा। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। मार्च एंड तक आपकी परीक्षाएं होंगी, वार्षिक परीक्षाएं मार्च में आपकी प्रारंभ हो जाएंगी। तो अब आपके लिए समय बहुत कम है, दिसंबर चल रहा है, जनवरी और फरवरी आपके परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे और उसके बाद आपकी परीक्षाएं आ जाएंगी। तो मेरा विश्वास है कि आप जरूर सफल होंगे, आपको ईश्वर सफलता दिलाए। आपने इतिहास विमर्श में अभी तक जो अपना विश्वास बनाया है, इस विश्वास को बनाए रखें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।